हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है, टर्म का मतलब क्या है, टॉपिक्स है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का मतलब दो पार्ट से बना है, फोटो और सिंथेसिस। दो फेज में ये रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शंस की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। सिंपल जो अर्ली क्लासेस में आपने इक्वेशन पढ़ी है वो क्या होती है कि बैलेंस नहीं की है मैंने अभी, CO2 लो, CO2 और H2 को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या होना चाहिए, प्लांट का ग्रीन पार्ट जिसमें पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। उससे क्या बनता है, फूड या ग्लूकोज बनाना, और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में O2 और H2 निकलता है। वो H2O बैलेंसिंग के लिए हम आगे देख भी चुके हैं कि कितने चाहिए, 12 चाहिए, 6 रिलीज होते हैं, वो एनर्जी कैलकुलेशन के हिसाब से हम बैलेंस करते हैं। तो होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि जो लाइट एनर्जी है उसको बॉन्ड्स के बीच में, मतलब केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां ऑब्जेक्टिव ATP या NADPH2 बनाना नहीं है, नो डाउट वो हमारी सेलुलर करेंसी है, पर वो माइटोकॉन्ड्रिया में हम बनाते हैं। यहां ऑब्जेक्टिव है कि हम फूड बनाए या फिर इस केमिकल फॉर्म में कार्बन कार्बन के बीच में उस एनर्जी को क्या करके रखे, स्टोर करके रखे। और ये एनर्जी का सोर्स क्या था, लाइट एनर्जी, सनलाइट से हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, या फिर और करेक्टली क्या बोल सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस कैसा है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, मतलब लाइट एनर्जी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है और केमिकल एनर्जी में वो ट्रांसफर हो रहा है। इसके अलावा एनाबॉलिक प्रोसेस है, सिंपल CO2 से कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा एंडरगोनिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस यहाँ पे एनर्जी आपको क्या करनी पड़ रही है, इन्वेस्ट करनी पड़ रही है लाइट एनर्जी की फॉर्म में। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो रहा है और रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड या फिर रेस्पिरेशन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उससे भी इस तरह की कुछ चीजें पढ़ते हो आप कि क्या है, फिजिको केमिकल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, एम्फीबॉलिक है, इस तरह के पाथवेज पढ़ते हो। तो ये कंपेरिजन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या याद रखेंगे, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शन है और मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या है, इस प्रोसेस से दो चीजें मिल रही है, एक तो फूड ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर सकते हैं, दूसरा हम सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है कि अर्थ पे जो ऑक्सीजन है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो यहीं से आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। पहला हम टॉपिक देखेंगे व्हाट डू वी नो, इसमें कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट देखेंगे लाइट के लिए, ग्रीन पार्ट के लिए और CO2 के लिए। दूसरा अर्ली एक्सपेरिमेंट में 5 साइंटिस्ट की बात करेंगे, सबके नाम और इनका फंक्शन याद रखना है। इजी क्वेश्चन में मैथ्स द कॉलम में आ सकता है। ठीक है, जैसे जोसेफ प्रिस्टले, इंजनहाउस, जूलियस वॉन सैच, एंगलमैन और वॉन नील। इसके अलावा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स, लाइट रिएक्शन, यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टार्ट होता है। लाइट रिएक्शन फोटोसिस्टम 1 क्या है, 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेड स्कीम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहां से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं कि कहां फिजिकली प्रेजेंट है, ये कई बार ये पूछा जाता है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनके डिफरेंसेस और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। फिर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है केल्विन साइकिल, तीनों स्टेप्स, रुबिस्को एंजाइम के बारे में, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। ये 3-4 टॉपिक जो है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या बात करेंगे, लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर और टेम्परेचर। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। व्हाट डू वी नो, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसको कोशिश करा करो कि एक एक पार्ट में ये इंश्योर, जब भी पढ़ो ना तो कई बार ये होता है कि पूरा चैप्टर एक साथ में हो नहीं पा रहा, छोटे छोटे पार्ट में इंश्योर करो कि हाँ ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। तो टोटल 10 टॉपिक्स है इसमें, 10 सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट डू वी नो, कि हमें क्या क्या पहले से पता है। एक चीज आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ी है कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता, क्यों करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, सेलुलोज नहीं करता। रीजन में आ सकता है स्टार्च वाला, ठीक है। और ब्लू कलर देगा
ठीक है। तो वहां पे आयोडीन टेस्ट या स्टार टेस्ट की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म क्या है, स्टार्च है। तो अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो वहाँ स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो ये हम चेक करते हैं। स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, डीप ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर आएगा, और रीजन आपको ऑलरेडी पता है, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ चुके हो। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं है। क्लियर। तो एक ही लीफ में हमने ये एक्सपेरिमेंट देख लिया था। सबसे पहले हमने लाइट की बात की थी। हमने क्या किया, एक लीफ ली, उसका एक पार्ट पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, दूसरे पार्ट को एक्सपोज रखा लाइट में। तो जहां लाइट है वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब स्टार्च टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरे सेगमेंट में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इससे पहले हम इन प्लांट को डिस्चार्ज कर लेते हैं। डिस्चार्ज का मतलब थोड़े टाइम के लिए डार्क में रखेंगे और कुछ एनर्जी सोर्स नहीं है, तो एनर्जी सोर्स नहीं है तो उसके पास जो स्टार्च ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है। दूसरा हमने बात की कि ग्रीन पार्ट वेरीगेटेड लीफ लेंगे कि अलग अलग शेड है, तो जहां जहां ग्रीन है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो इससे हमने क्या सिग्निफिकेंस निकाला, पहले तो कि लाइट चाहिए, दूसरा हम क्या बात करते हैं, ग्रीन पार्ट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के, लाइट चाहिए और ग्रीन पार्ट चाहिए, वेरीगेटेड लीफ में चेक करते हैं। तीसरा है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का नाम भी याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है पर कई बार क्वेश्चंस में है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या किया गया था कि जो लीफ ली गई थी उसको एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक कॉटन लेते हैं जिसको KOH में सॉक कर देते हैं। KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगली क्लासेस में आपने पढ़ा एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वहां पे क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब जितना पार्ट लीफ का इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, CO2 अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आपको क्या फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अर्ली एक्सपेरिमेंट है। तीन चीजों का सिग्निफिकेंस देखते हैं, किस किस का, लाइट का, ग्रीन पार्ट का और CO2 का। लाइट के लिए ब्लैक पेपर से कवर करते हैं, ग्रीन पार्ट के लिए वेरीगेटेड लीफ ले सकते हो आप, और CO2 के लिए हम क्या करते हैं, KOH सोक्ड कॉटन लेते हैं। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट था, दैट इज नोन एज व्हाट डू वी नो, कि इतना आपको पता होना चाहिए। अब अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे हम मूव कर रहे हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में 5 एक्सपेरिमेंट्स की हम मेनली बात करते हैं। इसके अलावा एक दो और रिएक्शंस है, जैसे हिल रिएक्शंस हो गई, या फिर एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ा था इमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जोसेफ प्रिस्ले की बात करेंगे। 1770 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और क्या बताया था प्रिस्ले ने, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। एक तो ये बताया था कि एयर चाहिए, दूसरा 1774 में क्या किया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। और हाइपोथेसिस क्या थी कि जो भी ब्रीदिंग एनिमल्स है या फिर बर्निंग कैंडल है वो क्या करते हैं, एयर में कुछ खराब करते हैं। ठीक है। और प्लांट उस चीज को क्या करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। मतलब किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, ऑक्सीजन के रेफरेंस में। बट उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं थी, तो उस हिसाब से हम एयर में जो भी चीज है व्हाट एवर, उस टाइम तक क्लियर नहीं था। एक्सपेरिमेंट पता है, बेल जार वाला जो एक्सपेरिमेंट था, बेल जार था। शुरू वाला एक्सपेरिमेंट में क्या था कि आपने कैंडल जला दी और माउस भी जिंदा है। ठीक है, ये अलग अलग सेटअप है। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ये भी क्या कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, दोनों खत्म। ठीक है, कैंडल बुझ गई, माउस मर गया। फिर क्या किया, एक प्लांट का, कौन सा प्लांट का, ये भी याद रखना, मिंट प्लांट। प्लांट रखोगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जनरेट होती रहेगी, तो ये भी चूहा भी जिंदा रहेगा और मोमबत्ती भी जलती रहेगी। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, किसका, जोसेफ प्रिस्ले। एक तो किस लिए याद रखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन वाला पार्ट है, वो केमिस्ट्री में ज्यादा बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, एसेंशियल रोल ऑफ एयर। प्रिस्ले किससे रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है। इंजन हाउस, इंजन का मतलब ऐसे आप लॉमन लैंग्वेज में याद कर सकते हो, इंजन का मतलब एनर्जी सोर्स, तो वो क्या है, सनलाइट। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, सनलाइट से मेनली रिलेटेड है। एक तो इन्होंने सेटअप किया था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिमिलर सेटअप यूज किया था जैसे आप प्रिस्ले ने यूज किया था, और देखा था कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो लाइट का सिग्निफिकेंस बताया था। दूसरा एक्वेटिक सेटअप किया था, एक्वेटिक प्लांट इज हाइड्रिला यूज किया था। मोस्ट ऑफ बुक में हाइड्रिला, एक दो जगह और भी नाम है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि जब रखते हो तो बबल्स बनते हैं। बबल्स किस कंडीशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, और वो भी सिर्फ
ग्रीन पार्ट से। बबल्स जो है लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं, डार्क में कोई बबल नहीं बने, और जो बबल बने वो भी सिर्फ ग्रीन पार्ट से बने, नॉन ग्रीन पार्ट से नहीं बने। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा, सनलाइट एसेंशियल है, प्लस सिर्फ ग्रीन पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बाकी पार्ट से बबल्स। और ये बबल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। ये किसने बताया? इंजन हाउस ने। ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट प्रिस्टले को देते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हमें याद रखने। फिर हम बात करते हैं, इनका कंक्लूजन क्या था? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर। कि जो एयर हम प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं कि खराब हो रही थी, वो उसको वापस से प्यूरिफाई करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट भी चाहिए प्लांट्स को। ये यहां से कंक्लूजन आया था। स्मॉल बबल्स जो है वो किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, और ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कोड रिलीज ऑक्सीजन। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें, जूलियस वॉन सेज। सिंपल क्या याद रखेंगे? ग्लूकोज और स्टार्च, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये चार वर्ड हमने इसके लिए देखा था। तो प्रोवाइडेड एविडेंस, इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिटेल नहीं है, इन्होंने क्या किया था? एविडेंस प्रोवाइड किया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस कौन सा? क्लोरोफिल इन द प्लांट इज लोकेटेड इन स्पेशलाइज्ड बॉडीज। वो कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बाद में नाम दिए गए, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट बाद के नाम है। फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इन द प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट इज ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। तो चार वर्ड याद रखेंगे, ग्लूकोज, स्टार्च, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ये सब किससे रिलेटेड है? आपके जूलियस वॉन सेज से। तीन एक्सपेरिमेंट कर लिए। पहला कौन सा था? प्रिस्टले, एयर वाला। दूसरा इंजन हाउस, ऑक्सीजन वाला, सॉरी सनलाइट वाला, और ऑक्सीजन बबल वाला। ऑक्सीजन वाला फर्स्ट, ऑक्सीजन बबल वाला सेकंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ तो हमने बात की। फिर हम बात करें यहाँ पे, एल्गी कौन सा लिया था एंगलमैन ने? क्लेडोफोरा। और क्या किए थे? एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए थे। प्रिज्म से लाइट पास करवाई थी, तो इनको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिली। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किस रेंज में होता है? ब्लू और रेड में। तो एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि वहां ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा वहीं पे प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन अगर सबसे ज्यादा वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, तो अक्यूमुलेशन भी एरोबिक बैक्टीरिया का वहीं पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हमने बात की थी। एरोबिक बैक्टीरिया किस लिए यूज किए थे? यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑटो इवोल्यूशन। क्या किया था? डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब किस रेंज में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, किस रेंज में पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। जिस रेंज में पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है दैट इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जिस रेंज में फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज नॉन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। और ये जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था वो रिजेंबल किसके साथ करता है? क्लोरोफिल। ए तो याद रहता है, साथ में किसको याद रखना है? क्लोरोफिल ए और बी की बात कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, कॉर्नेलियस वैन नील। नील से क्या याद रखेंगे? पानी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? ये किस पे? ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एक तो ये याद रखना है, किस पे काम कर रहे थे? पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया पे। सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे ये काम कर रहे थे। और इन्होंने क्या देखा कि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या हो रहा है? H2S, और यहाँ पे सल्फर रिलीज हो रहा है। तो इनके दिमाग में ये आया कि जब यहाँ पे H2S है तो जो पानी है उसमें H2 है, तो जो ऑक्सीजन आ रही है, शुरू वाले क्या मान रहे थे कि ये टूटता है, कार्बन तो ग्लूकोज में चले जाता है, O2 रिलीज हो जाती है एज ऑक्सीजन। बट नहीं, इन्होंने क्या बोला कि जब यहाँ पे H2S है तो सल्फर रिलीज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे H2O होता तो ऑक्सीजन रिलीज होती। ठीक है, ये इन्होंने थ्योरेटिकली बताया था। ये इन्होंने थ्योरेटिकली बताया था। वॉन नील ने ये बताया था कि H2O जो है वो सोर्स है किसका? ऑक्सीजन का। उसके बाद रूबेन और कामेन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। रूबेन और कामेन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। साइंटिस्ट का नाम PYQs में कहीं है। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया है। रूबेन और कामेन, याद रखना इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज की थी। इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज करके बताया था। ये बाद में प्रूव किया गया था। वॉन नील ने प्रूव नहीं किया है, अगेन ध्यान रखना, उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया था, जिसको बाद में रेडियो एक्टिविटी यूज करके रूबेन और
कामेन ने प्रूव किया है। ठीक है, एक चीज ये याद रखना थोड़ा सा कि फोटोसिंथेसिस में अगर यहाँ पे रेडियोएक्टिव ले सल्फर CO2 में, तो वो कहाँ मिलेगा? ग्लूकोज में। प्राइमरी ग्लूकोज ही बताना है, मैंने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ और वाटर वाला हो तो कहाँ बताएंगे? ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना रेडियोएक्टिव वाला। तो ओवरऑल इससे हमारे पास जो रिएक्शन आई फोटोसिंथेसिस की वो क्या आई? 6 ऑफ CO2, 12 H2O, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा? C6H12O6, 6 ऑफ H2O और 6 ऑफ ऑक्सीजन। ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये क्या होगा? O2 रिलीज फ्रॉम वाटर, और फोटोसिंथेसिस क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये शुरू के जो दो पॉइंट थे कि हमें क्या पता है और अर्ली एक्सपेरिमेंट, ये हमने देख लिया। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहां होता है? लीव्स में होगा। लीव्स में भी मेनली मेसोफिल सेल की बात करते हैं। ठीक है, हम जब तक स्पेसिफाई नहीं है हर इंफॉर्मेशन C3 प्लांट के रेफरेंस में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें भी कहां? मेसोफिल सेल में भी सेल ऑर्गेनेली की बात कर ले तो क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पार्ट में लिखा है क्लोरोप्लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। अदर पार्ट जो ग्रीन हो, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, फ्रूट हो, सब में पॉसिबल है, सब में फोटोसिंथेसिस हो सकता है या होता है। ग्रीन पार्ट अगर है तो थोड़ा बहुत अमाउंट में फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। मेजर नहीं है, मेजर जनरली जब तक लीफ नहीं आई है तब तक ये काम स्टेम करता है। जब पहले ही तो फटाफट से एकदम तो उगते ही तो लीफ नहीं आएगी, तो उससे पहले जो ग्रीन पार्ट है, पर हाँ बाद में भी अगर कहीं पे क्लोरोफिल है तो वो ये काम कर सकता है। अमाउंट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत है, बस ये देख लेना कि डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, अंदर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। बीच का स्पेस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सिंगल इज थाइलेकोइड, पिगमेंट्स इस थाइलेकोइड के ऊपर होते हैं, इस मेम्ब्रेन में, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर है, बट मेम्ब्रेन के लेवल पे सिंगल मेम्ब्रेन ही है। इसके अलावा इसमें पिगमेंट एम्बेडेड होते हैं। अंदर का स्पेस थाइलेकोइड ल्यूमन कहलाता है। अप्रेस रीजन, नॉन अप्रेस, जो प्रेस हो रखा दैट रीजन इज नॉन एज अप्रेस रीजन, और ऊपर वाला रीजन इज नॉन अप्रेस रीजन। इसके अलावा पूरा एक बंच क्या कहलाता है? ग्रेनम। और पूरा मिला के इसके अंदर भी डीएनए होगा। कैसा होगा? सिंगल होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, नेकेड डीएनए होगा। कैसे रेप्लिकेट करेगा? सेल्फ रेप्लिकेशन। तो सेल्फ रेप्लिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? सेल्फ तो होगा ही। फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया वाला कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करता है? हाँ, तो ये कैसे करेगा फिर? ये जब डिवाइड करेगा खुद का, ये जो डिवाइड करेगा वो कैसे? क्लोरोप्लास्ट का कैसे बनेगा? वो भी फिजन से। सारे क्या थे? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन बताया था, तो बैक्टीरिया वाले कैरेक्टर ही लेके चलने हैं। ठीक है, और कुछ पूछ भी ले तो भी। हाँ, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अरेंजमेंट की बात की थी। फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करेगा। फोटोटैक्टिक मूवमेंट लाइट के रेफरेंस में, क्लोरोप्लास्ट जो होता है लाइट के रेफरेंस में मूवमेंट शो करता है। दो तरह के मूवमेंट, एपिस्ट्रोफे और पैरास्ट्रोफे। जब लाइट कम होगी या ऑप्टिमम है तब कैसे होगा कि जो वॉल्स है उसके पैरेलल रहेगा। ये क्लोरोप्लास्ट अलाइन विद देयर फ्लैट सरफेसेस पैरेलल टू द वॉल्स। जब लाइट ऑप्टिमम है तो वहां पे पैरेलल रहेगा, और जब लाइट ज्यादा आ रही है तो वो क्या करेगा? परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, कि जहां से लाइट आ रही है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंट लाइट के क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या फायदा होगा उससे? मिनिमम लाइट होगी तो फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपिस्ट्रोफी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैरास्ट्रोफी। ये किस लिए होता है? ताकि मैक्सिमम फोटो लाइट अवेलेबल हो, लाइट सोर्स के पैरेलल रहेगा, जैसे ये लाइट सोर्स इसके पैरेलल रहेगा, या फिर वॉल ऐसे मान के चलो, ये वॉल मान के चलो क्लोरोप्लास्ट, इसके ऐसे रहेगा तो जितनी ज्यादा लाइट मिल पाएगी, ठीक है। अब इस केस में ऐसे हो जाएगा, जब ज्यादा है तो डैमेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे एक सोर्स बताना पड़ेगा ना बच्चा कहीं से भी, जैसे ये वाला है ऐसे हो जाएगा, जैसे यहां से लाइट आ रही है तो ये इधर चला जाएगा। अब 2D में कैसे समझाऊंगा? एक काम करना, एक डायग्राम दे रखा है मॉड्यूल में, या फिर ये मानो कि ये लाइट सोर्स है, एक जगह कहीं से भी, वैसे तो चारों तरफ से आएगा, पर अगर ये लाइट सोर्स माने आप, तो अगर ये है लाइट सोर्स तो ये क्या करेगा? लाइट के इधर चला, इस साइड में चला जाएगा। लाइट सोर्स के रेफरेंस में बात कर रहा है वो। देखो यहां पे दिक्कत क्या है मैं बताऊं, कि एक जगह इसने क्या बात की है कि वॉल्स के रेफरेंस में, दूसरा उसने लाइट सोर्स के लिए बोल दिया है कि लाइट सोर्स की, जैसे इधर से लाइट आ रही है, जैसे मानो ये मान लो कि इधर से लाइट आ रही है, तो ये तो पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अब ऊपर वाला अब लोगे तो फिर वो हर जगह बदलना पड़ेगा, 3D में हर जगह वो बदलना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये याद रखना, इसमें लाइट सोर्स की बात की गई, यहाँ पे वॉल्स के रेफरेंस में, इन्होंने रेफरेंस पॉइंट बदल दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पिगमेंट्स की। वो क्यों करते हैं समझ में आ गया? ताकि फोटो ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। अब पिगमेंट्स की बात करेंगे तो पिगमेंट्स का पता लगाने के लिए जो टेक्निक है दैट इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर, कलर के सेपरेशन के लिए जो टेक्निक डेवलप की गई थी दैट इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सबसे सिंपल क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या किया गया था, जो लीफ है उसका पेस्ट, मतलब अगर हम बात करें उसका पेस्ट बना ले, सोल्यूशन बना ले, और हमने देखा कि ग्रीन कलर है, उसका सारा लेके एक डॉट यहाँ पे लगाया सैंपल लीफ से, तो हमें ये लग रहा था कि सिंगल कलर है, बट बाद में देखने को मिला कि जो ग्रीन कलर आ रहा है वो सिंगल कलर नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ चीजों से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट से बना है, सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं है। तो सेपरेशन आपको ये अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे क्लोरोफिल बी सबसे नीचे रहेगा, फिर क्लोरोफिल ए, फिर जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सेपरेशन हो गया। तो ओवरऑल जो ग्रीन देखने को मिल रहा है वो एक का नहीं है, 3, 4, 5 या उससे ज्यादा का मिक्सचर से बना। दैट टेक्निक इज नॉन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हम यहाँ बात करते हैं 4 पिगमेंट्स की। उसके बाद अगर बात करें कलर से याद रखने, क्लोरोफिल ए, ब्राइट, और अब एनसीईआरटी में ये लिखा है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज, जेंथोफिल येलो। तो हमने कैसे याद किया था? विबग्योर लिखा था, यहां से स्टार्ट किया था, ब्लू ग्रीन से ही बात, ब्लू से ही फोटोसिंथेसिस की बात करते, तो ब्लू ग्रीन के लिए ए, थोड़ा उधर चले ग्रीन येलो, या येलो ग्रीन एक ही बात है, येलो ग्रीन या ग्रीन येलो, वो ब्लू, फिर येलो ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स, और एक्स वाई जेंथोफिल येलो, ये हमने याद किया था। फिर पिगमेंट्स की हमने बात की, तो पिगमेंट्स को हमने क्या किया है? 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। एक होता है एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एसेंशियल का मतलब इसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, ये जरूरी है। तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़े हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्रोटिस्टा के मेंबर्स अगर कहीं पे आप बात कर रहे हो, या फिर आप मोनेरा के किसी मेंबर में बात कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा और मोनेरा में बात की, फंजाई और उसमें तो कर नहीं सकते, फंजाई में नहीं की हमने, होता ही नहीं है, ठीक है, और एनिमल्स में भी नहीं की, ठीक है। तो या फिर लोअर प्लांट आप समझ लो, एल्गी वगैरह की बात कर लो, एल्गी तो वैसे भी हम प्लांटिंग में लेके चलते हैं, बट जितने भी लोअर की बात कर लो, चाहे आप लोअर प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स उनकी बात कर लो, या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स की केस में मतलब प्रोटिस्टा या मोनेरा की बात कर लो, तो अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोफिल ए होगा। हाँ, अगर हम बात करें मोनेरा के मेंबर्स में, तो वहां पे क्लोरोफिल थोड़ा सा जो पिगमेंट होता है वो थोड़ा सा बैक्टीरियल वाला हो जाता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बोलते हैं उसको, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लाइट वेरी करता है, तो उसकी वजह से उसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट प्रोटिस्टा के मेंबर्स में तो आप पढ़ते हो यूग्लिनोइड्स वगैरह में सेम ही होता है, ठीक है, वहां पे क्लोरोफिल ए की ही बात करते हैं। ये एसेंशियल है, ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिल रहा है वो क्लोरोफिल ए ही मिलता है। उसके बाद एसेसिव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में कौन कौन से आएंगे? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स। एक और नाम याद रखना है,
फाइकोबिलेंस जो कि क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। हमने बात की थी यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं बेसिकली एक बड़ा ग्रुप है जिसमें दो ग्रुप आते हैं, केराटिन और ज़ेंथोफिल्स। ज़ेंथोफिल्स इसी का एक सब कैटेगरी है, तो एनसीईआरटी में उसको अलग से मेंशन कर रखा है, ठीक है। बाकी कैरोटिनॉइड्स को दो ग्रुप में हम क्लासिफाई करते हैं, केराटिन और ज़ेंथोफिल्स। तो यहाँ ज़ेंथोफिल्स को साथ में दे रखा है। इसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा एसेंशियल, तो एसेंशियल में किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल ए की बात करें। हाँ, जब ओवरऑल यूनिट की जैसे बात करता है तो क्लोरोफिल ए के बाकी मॉलिक्यूल भी सपोर्टिंग रोल में है, बट फिर भी हम एसेंशियल इसी को मान के चलते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की, ये दोनों टर्म अभी हमने देखी थी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए स्पेसिफिक पिगमेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ, कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और किस पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट इज एक्शन। एक्शन इज रिएक्शन, जो मेन प्रोसेस है। तो एब्जॉर्प्शन का तो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है पिगमेंट, अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक्शन का मतलब किस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या कोई भी जो प्रोसेस आप पढ़ना चाहते हो वो हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ हमारा प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये तीन तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है, कितनी CO2 यूटिलाइज हुई है, या कितना ग्लूकोज बना है। पर हम सिंपली क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम पे ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से चेक कर लेते हैं या CO2 के अपटेक से चेक कर सकते हो, जबकि ये कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक की जाती है। ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा देख के जाना, टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, नीट में भी आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये अलग अलग का दे रखा है, एक्स एक्सिस जो है वो कॉमन है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला डायग्राम किसका है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है। पहला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटिनॉइड्स। बीच वाले हिस्से में आपके और पिगमेंट्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी नहीं देती है, बट बीच वाले हिस्से में और पिगमेंट्स है। तो यहाँ की रेंज में ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसके हिसाब से क्या लगेगा आपको कि 500 से 600 की लाइट तो बेकार चली गई, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो जो फाइकोबिलेंस है, फाइकोइलेथ्रिन करके एक होता है, वो इस रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं। उनके ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। ये ग्राफ बहुत मिनिमाइज करके आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आराम से, अच्छी बुक्स में कई जगह दे रखा है। समझ में आया कि वो भी है, ऐसा नहीं कि उस लाइट को हम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 को बताने की कोशिश की गई। सबसे पहले बताया गया है जो ब्लू से मैंने मार्क कर रखा, डेट इज क्लोरोफिल ए। ये एक तो ये याद रखना, क्लोरोफिल ए इधर और इधर, उसकी थोड़ा अंदर क्लोरोफिल बी, और उसके अंदर कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, क्लोरोफिल ए बी। और इस रेंज में सबसे ऊपर देखोगे तो किसका देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल बी का देखने को मिलेगा। ये याद रखना, टेस्ट में पूछूंगा मैं, कब पूछूंगा वो नहीं पता, पर पूछूंगा जरूर। ग्राफ शोइंग, सेकंड ग्राफ में क्या बताया गया, एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब फोटोसिंथेसिस बता रखा है। फोटोसिंथेसिस कैसे बता रहे हैं हम, ऑक्सीजन की रिलीज से। अब हमने क्या किया, क्लोरोफिल ए के साथ इसको ओवरलैप करने की कोशिश की है। मैच तो करता है पर 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। मैच कर रहा है क्योंकि जहां जहां क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वहां फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है। पर बीच में जहां पे क्लोरोफिल ए जो है वो बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां पे भी आपको फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई दे रहा है ड्यू टू अदर पिगमेंट्स। एसएससी पिगमेंट्स के रोल की बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। वाली स्लाइड में मेंशन किया है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट, कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए। एट विच वेवलेंथ क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। डायग्राम देखो, किस पे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लू की रेंज में आएगा, तो ब्लू लाइट में मैक्सिमम। डस क्लोरोफिल ए शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ, रेड, तो वो रेड की बात करेंगे। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इन द ब्लू और रेड लाइट। ब्लू एंड रेड रीजन आल्सो शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
क्लोरोफिल इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इज देयर ए कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, हमने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, इसलिए एक बार वापस से रीड कर लेते हैं। दीज ग्राफ टुगेदर शो दैट द मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। Some photosynthesis does take place in the other wavelength of the visible। और क्लोरोफिल एनसीईआरटी में नहीं है, पर याद रखना वो किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, क्लोरोफिल ए के रेफरेंस में। ये स्टेटमेंट जो दे रखा है, क्लोरोफिल इज ए मेजर पिगमेंट। हाँ, अगर वैसे में बात करें तो क्लोरोफिल बाकी तीनों के कंपैरिजन में क्लोरोफिल ही है, और अगर क्लोरोफिल में भी स्पेसिफाई करना चाहे तो किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल ए। एनसीईआरटी में क्लोरोफिल इज ए मेजर पिगमेंट मेंशन है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एंड अदर थाइलेकोइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी। जब यहाँ क्लोरोफिल बी की बात कर रहा है तो वो किसकी ऑब्वियसली बात कर रहा है, क्लोरोफिल ए की। ज़ैंथोफिल्स एंड केराटिनॉइड्स व्हिच आर कॉल्ड accessory pigment also absorb light and transfer the energy to the chlorophyll A। एक्चुअली में काम कौन करेगा, अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए ही करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो आपने पढ़ लिया, दो ही रेंज में काम कर रहा है, तो कि बाकी जैसे कॉर्नर वाले, तो बाकी वाली कवर करने के लिए आपको बाकी पिगमेंट्स की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। 4 टॉपिक हो चुके हैं कि क्या पता है, अर्ली एक्सपेरिमेंट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट्स। थियोरेटिकल पार्ट है, ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है। मैक्सिमम जो दिक्कत होती है वो कहाँ होती है, एक्शन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या ग्राफ में। तो ग्राफ थोड़ा सा ये देख के जाना, क्लोरोफिल बी वाली चीज थोड़ी सी याद करके जाना, क्लोरोफिल ए बी फिर केराटिनॉइड्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करें लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फीज। पहली बात तो क्या क्या होता है इसमें, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, पिगमेंट्स करेंगे, सॉरी लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या कौन करेंगे, पिगमेंट्स करेंगे। और पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे या फिर स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन पे। इसके अलावा वाटर की स्प्लिटिंग होती है जिसके लिए, और ऑक्सीजन का रिलीज होता है। वाटर की स्प्लिटिंग के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से बात करती है। हमने देखा है कि पीवाईक्यूज में या मोस्ट ऑफ जगह वो ज्यादा कॉमन टर्म क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ओईसी एक ज्यादा कॉमन टर्म है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए, कैल्शियम चाहिए, क्लोराइड चाहिए, बाइकार्बोनेट चाहिए, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों बोला, क्योंकि ये अल्टीमेट एम नहीं है। वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन में यही बनाना है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, हम एटीपी ही बना रहे हैं। यहां एटीपी बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहां ऑब्जेक्टिव क्या है, केमिकल ऐसा बनाओ, ग्लूकोज बना लो या फिर स्टोर फॉर्म में कुछ कर लो, कार्बोहाइड्रेट बना लो, उसकी बॉन्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लो। तो हमने क्या बात की, लाइट एब्जॉर्प्शन की बात की। लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होगी, और अल्टीमेट एम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, एटीपी और NADPH या NADPH2 प्लस H भी लिख सकते हो आप। ठीक है, वो फोटो सिस्टम की बात करें तो 2 तरह के फोटो सिस्टम की बात करते हैं, PS1 और PS2। फोटो सिस्टम 1 को आल्सो नोन एज P700, P का मतलब पिगमेंट, फोटो सिस्टम 2 का मतलब P680। ठीक है, ये किस ऑर्डर में है, सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। हमने बात की थी क्या क्या आता है इसमें, एक तो रिएक्शन सेंटर की बात करेंगे, दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, सिंगल क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, सिंगल क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होगा, सिर्फ क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल होगा, और एसेंशियल पिगमेंट है इसीलिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स, उसमें क्लोरोफिल ए भी हो सकता है या होता ही है। ठीक है, इसमें 2 चीजें आती है, एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स। इसी को एंटेना बोलते हैं हम। जैसे ये बात की तो ये सिंगल, अगर हम बात करें कि रिएक्शन सेंटर बता रखा है, ये रिएक्शन सेंटर है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ऊपर जाएगा। ठीक है, बाकी सब पिगमेंट्स वाला मिला के हमने क्या बोला है, सिस्टम बोला है। अगर ये जो है वो 700 वाला है तो PS1, अगर ये P680 वाला है तो PS2,
2, बस यही डिफरेंस है। बाकी लगभग प्रोटीन्स थोड़ा बहुत वेरी करती है, बाकी इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन है उसमें वेरिएशन है थोड़े बहुत, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस है वो सिमिलर सा ही होता है। तो रिएक्शन सेंटर दो तरह की बात करते हैं, एसेंशियल पिगमेंट्स की, जिसमें क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 पे है तो दैट इज नोन एज PS1 और P700, अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 पे है तो दैट इज नोन एज PS2 और P680। वो हमारे काम का नहीं है, वो ऑलरेडी मैं जब पढ़ रहे थे तो डिटेल में हम ऑलरेडी उस पर बहुत बात कर चुके हैं, एक पूरी क्लास। फोटो सिस्टम की बात करेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। क्या क्या आएगा फोटो सिस्टम 1 में, एक तो होगा बेटा रिएक्शन सेंटर P700, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बस। इसमें आयरन सल्फर रिएक्शन सेंटर की बात की थी, LHC1, इसके साथ जो एसोसिएटेड होगा उसको क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, उसमें कुछ प्रोटीन होगी और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होंगे। अगेन यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन सेंटर P680 होगा, तो इसलिए, और LHC को क्या नाम देंगे, LHC2, इसमें LHP होगा और प्रोटीन्स होगी, ये प्रोटीन्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो हमने क्या बात की, PS1 इज P700, P का मतलब पिगमेंट, प्रोटीन नहीं बोलना है, P का मतलब क्या होगा, पिगमेंट की बात कर रहे हैं। PS2 इज P680, 2 पिगमेंट, दोनों क्या है, आइडेंटिकल क्लोरोफिल A है, दोनों क्या है, क्लोरोफिल A का ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे ही नाम दे रहे, रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे जब नाम दे रहे तो दोनों क्लोरोफिल A ही है, तो दोनों का एब्जॉर्प्शन सेम होना चाहिए था लॉजिकली, बट अलग अलग प्रोटीन के साथ एसोसिएशन की वजह से इनका रिएक्शन सेंटर स्लाइटली वेरी करता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होती है वो थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है, इसलिए अलग अलग वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर हमने बात की थी, कुछ कंपैरिजन देखा था, 2 कंपैरिजन देख के जाना है यहाँ पे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का, और दूसरा फोटोसिस्टम 1 और 2 का। सबसे पहले बात कर रहे हैं फोटोसिस्टम 1 की। पहला कैरेक्टर है रिएक्शन सेंटर, क्या है, रिएक्शन सेंटर क्या होगा यहाँ पे, P700, क्लोरोफिल A का एक मॉलिक्यूल है जो किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, 700 नैनोमीटर पे, यहाँ पे P680, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 700 और 680, प्रेजेंट इन कहाँ होता है ये, गैना थाइलेकोइड पे और स्ट्रोमा लैमेली पे भी, नॉन अप्रेस्ड रीजन में, गैना थाइलेकोइड में कहा, नॉन अप्रेस्ड रीजन में, जबकि PS2 जो है वो गैना थाइलेकोइड पे होता है सिर्फ, और कहां होता है, अप्रेस्ड रीजन में होता है, सिर्फ अप्रेस्ड रीजन देखा था जो एक दूसरे के साथ दबा हुआ है रीजन है, दैट इज नॉन एज अप्रेस्ड रीजन, वहां पे देखने को मिलेगा। स्ट्रोमा लैमेली में PS2 नहीं होता है, ठीक है। रिएक्शन सेंटर आयरन सल्फर सेंटर या फिर A0 A1, ये आगे बताया था, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल आगे और डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पे फियोफाइटिन, पार्टिसिपेट इन, दोनों में पार्टिसिपेट करता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये सिर्फ किस में पार्टिसिपेट करता है, नॉन साइक्लिक में। यहाँ पे वाटर का लाइसिस नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एसेंशियल पिगमेंट, कुछ क्वेश्चन की बात कर ले डायरेक्टली, एसेंशियल पिगमेंट की बात करेंगे तो आंसर क्या देंगे, क्लोरोफिल A, एसएससी पिगमेंट में क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल A, जबकि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल A भी होगा, B भी होगा, कैरोटीनॉइड्स भी होगा, ज़ैंथोफिल भी होगा और प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे इनको लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स में भी काउंट करते हैं। क्लोरोफिल A नो डाउट आपका एसेंशियल है, बट बाकी के मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन सेंटर वालों को छोड़ के बाकी सारे हार्वेस्टिंग में काम आते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की अगर बात करें, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फिजिकल लोकेशन इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ टुवर्ड्स ल्यूमन, आप क्या बोल सकते हो, टुवर्ड्स ल्यूमन वाली साइड जो है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। क्या क्या चाहिए, मैग्नीज, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये चाहिए होता है, ठीक है। होगा क्या, हमें ये तो रिएक्शन तो पता ही है कि अगर हम H2O को तोड़ेंगे तो O2 बनाने के लिए कम से कम 2 H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, तो कितने प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अक्यूमुलेशन ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड में होता है,
यहाँ पे होता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो वाटर कैसे काम करता है? एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो गया उसको रिप्लेस करने का काम कौन करता है? वाटर करता है। ये अगर लोकेशंस की हम बात करें तो ये देख सकते हो आप कि जो PS1 है, ये देखो PS1 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि PS2 जो है वो अप्रेस रीजन में देखने को मिलेगा सिर्फ, ठीक है। और उधर वाले पार्ट में कौन सा मिलेगा? स्टोमा थाइलेकॉइड पे सिर्फ PS1, PS2 नहीं होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोराइलेशन, दो जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडीपी के साथ पीआई का अटैच होगा, एटीपी का फॉर्मेशन करना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जो होता है दैट इज नॉन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहां पे ऑक्सीडेटिव की बात करते हैं, वहां ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहाँ पे लाइट इन्वॉल्व है, कि लाइट की प्रेजेंस में ईटीपी और पीआई, क्योंकि बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स क्या है? लाइट ही है, तो उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए नॉन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो तरीके का हो सकता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। पहला हमने साइक्लिक की बात की थी। साइक्लिक में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा, P700 होगा, LSC होगा, इलेक्ट्रॉन लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एक्साइटेड होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, घूम के वापस यहीं पे आ जाता है। बीच में क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, बीच में क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, तो उसकी वजह से हम बात कर रहे हैं। और नॉन साइक्लिक में क्या होगा बेटा? नॉन साइक्लिक, अच्छा पहले साइक्लिक का ही डिटेल देख लेते हैं। साइक्लिक कहां कहां होता है? साइक्लिक कहां होगा? पहली बात तो कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है? सिर्फ PS1, PS2 नहीं होता है, PS2 नहीं होगा। दूसरा अकरिन एनसीईआरटी में सिर्फ किस कहां मेंशन कर रखा है? स्ट्रोमा लैमेली में। क्यों? वो जो डिफरेंस है, एक CO2 के लिए 3 ATP चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए, तो एक ATP एक्स्ट्रा चाहिए, वो एक ATP एक्स्ट्रा कहां से आता है? साइक्लिक से आता है। और लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की, 680 तक तो दोनों ऑपरेट, वो नॉन साइक्लिक ऑपरेट कर रहा है, नॉन साइक्लिक ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसमें वो भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। 680 वाले में सिर्फ लाइट बियॉन्ड 680 का लिखने का लॉजिक समझ में आया कि 680 तक की लाइट जो है वो तो आपका साइक्लिक भी, नॉन साइक्लिक में PS1 भी यूटिलाइज कर रहा है और PS2 भी यूटिलाइज कर रहा है, पर जो 680 से अबाव वाली लाइट है वो तो नॉन साइक्लिक वाला यूटिलाइज कर नहीं सकता, तो वो सिर्फ साइक्लिक वाला यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। यहां हम बात करेंगे अगेन, आगे इसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, कि ये तो घूम के वापस आने वाली बात हो गई। सबसे पहले क्या होगा? P700 पे लाइट आके गिरेगी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, साथ में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, स्टार स्टेज में जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा, दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका फोटो सिस्टम 1 का, ठीक है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गया तो अब क्या हुआ? ये इसने जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? P700 प्लस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो कर दिया। वहां से फेराडॉक्सिन को जाएगा, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, और जब ये करेगा तो क्या होगा? PQ से PQS2 और ATP से ATP, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा यहाँ पे, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा तो उससे क्या करेंगे हम? ATP का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। और वापस इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। जब वापस से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स की जरूरत नहीं है। वाटर किस लिए चाहिए था? एज ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए ना, कि जो इलेक्ट्रॉन गया है उसको रिप्लेस करने के लिए वाटर चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब घूम के वापस आ ही गया तो आपको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन सोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो वाटर यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन रीजन में पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज रिसाइकल्ड, ठीक है। एसएसएन में आ जाए कि इसमें साइक्लिक में आपको वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है वो रिसाइकलिंग हो जाती है, दैट इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कहां होता है? PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व है, इसमें PS1 भी इन्वॉल्व है और PS2 भी इन्वॉल्व है। कहां होता है? ग्रेना में, लाइट बिलो 680। जेड स्कीम की बोलेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट आएगी, पहले कौन सा आता है इसमें? PS2, क्योंकि हमने पढ़ा था जो नाम है वो डिस्कवरी के बेसिस पे, किस सीक्वेंस में वो यूटिलाइज हो रहा है उसके बेसिस पे नहीं है। 680 हिट की लाइट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में P680 स्टार में गया,
यहां से ये इसमें गया, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा। तो ये मूवमेंट कैसा है, अपहिल मूवमेंट है। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, P680 में, इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया और ये P680 प्लस में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से आगे ट्रांसफर हुआ, इसकी भी, इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया, इसको भी लाइट ने हिट किया, दोनों को लाइट हिट करती है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कौन करता है, वाटर करता है। इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कौन करता है, PS2 करता है। और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होता है, NADP प्लस को ट्रांसफर हो जाता है। ओवरऑल प्रोसेस ये देखो, इलेक्ट्रॉन, ये रिडॉक्स पोटेंशियल की अगर हम बात करें, अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल, एज इट इज। यूनिट्स तो याद रखने की जरूरत है नहीं, तुम लोगों से पूछी नहीं जाती। ओवरऑल पाथवे जरूर पूछा जा सकता है। लाइट ने हिट किया PS2 पे, P680 स्टार बना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो P680 प्लस बना, फियोफाइटिन को गया, फियोफाइटिन के बाद किसको जाएगा, प्लास्टोक्विनोन को जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6F को जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन को जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन LS यहाँ पे P700 को, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, पहले एक्साइट लाइट की वजह से एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, आयरन सल्फर सेंटर को, फिर फेरोडॉक्सिन को और FNR को, जो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता है। ओवरऑल पाथवे ये आपका साइक्लिक वाला है। साइक्लिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाके, अगर यहां से बात करें, इलेक्ट्रॉन निकल के वापस यहीं पे आ रहा है तो एक्सटर्नल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पाथवे ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो और डिटेल में। साइटोक्रोम B6F NCERT में साथ दे रखा है, फिर B साइटोक्रोम B6 होता है, फिर F होता है, ये PQ वाला जो क्लियर है ना, PQ से PQH2 में कन्वर्ट होता है। ये हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन लेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन आगे, जब हाइड्रोजन इधर स्टोमा से लेके, ये देखो स्टोमा से ले रहा है और ल्यूमन में ट्रांसफर कर रहा है। ये कुछ डिटेल हमने बात की थी कि फियोफाइटिन क्या है, ये भी क्या है, क्लोरोफिल ही है, जिसमें क्या होगा, सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, सेंट्रल एटम कौन सा है, मैग्नीशियम होता है, ये भी बताया था। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और इसमें क्या होता है, Mg+2 की जगह 2H आ जाता है, 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। प्लास्टोक्विनोन QA QB फॉर्म में होगा, 2 को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, साइटोक्रोम B6F जो होगा वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोक्विनोल टू द वाटर सोल्यूबल प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन किस साइड में होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है, और ये वाटर सोल्यूबल है, ये याद रखना। तो बीच में नहीं, साइड में मिल सकता, मतलब टर्मिनस पे मिल सकता, नीचे की तरफ मिल सकता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल, क्योंकि लिपिड लेयर है, बीच में तो रह नहीं सकता, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होगा तो हेड के पास में रहना पड़ेगा, तो ये नीचे की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन लेके नीचे की तरफ। लोकेशंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा P700 की बात करें तो P700 क्या है, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, A0 होता है। A0 क्या है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। रिड्यूस A0 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, A1 को, जो क्या है, विटामिन K1, फाइलोक्विनोन। एनसीईआरटी में ये ज्यादातर बुक्स में क्या रखा है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रखा है, FES क्लस्टर से या FES कॉम्प्लेक्स से या FES प्रोटीन से। बट इससे पहले भी हमने बात की थी कि A0 A1 होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका, ये दोनों क्या है, ये तो है क्लोरोफिल A मॉडिफाइड है, और वो क्या होता है, विटामिन K1। फेरोडॉक्सिन वाटर सॉल्युबल है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, और FNR फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज सॉल्युबल फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन का मतलब फ्लेविन, विटामिन, कोफैक्टर, कुछ तो बड़ा होगा, कोएंजाइम। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूस फेरोडॉक्सिन टू NADP, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए 2 प्रोटॉन की बात करेंगे। एक लाइट वाला मैंने बताया था सिंपली कैलकुलेशन याद रखने के लिए कि अगर एक बना रहे हो तो ये 4-4 फोटोन की चाहिए, हर एक फोटो सिस्टम को क्या चाहिए, ये 4-4 फोटोन, टोटल 8 फोटोन चाहिए। वैसे फोटोन कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में कहीं है नहीं।
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के डिफरेंसेस देखो एक बार, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के डिफरेंसेस याद रखना फॉर PS1 और PS2, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के डिफरेंसेस। फोटो सिस्टम साइक्लिक में कौन सा इन्वॉल्व है? ओनली PS1, जबकि नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2। पहले कौन सा? PS2, उसके बाद PS1। एटीपी फॉर्मेशन दोनों में होता है। NADPH2 फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है, तो ये एडिशनल एटीपी फॉर्मेशन करने के लिए ही ये प्रोसेस रिपीट होता है। वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि PS2 नहीं है। वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, ये जो डायग्राम हमने देखा था केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। कि लाइट आएगी, ये आपका फोटो सिस्टम 1, ये आपका फोटो सिस्टम 2 है। P680 है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको? फियोफाइटिन को। वो क्या है? आउटर पेरिफेरी पे टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइट है। ठीक है, फिर वहां से PQ से PQS2 यहां से लेगा, इधर ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद साइटोक्रोम B6 फिर F होता है। F मैंने बताया था इधर वाली साइड पे होता है, B6 ऊपर है, F नीचे की तरफ होता है, तो उसके थ्रू ट्रांसफर करेगा PC का होगा इस वाली साइड पे, इनर साइड पे। ठीक है, और फिर P700 इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जा चुका है, तो इसको रिप्लेस किसने किया? यहाँ पे, इसलिए इसको वाटर सॉल्युबल बोला है, जो इधर होगा वो। और फिर फेरोडॉक्सिन जो किनारे पे होंगे वो वाटर सॉल्युबल ही होंगे। ठीक है, फिर फेरोडॉक्सिन FNR भी यहीं पे होता है, इसके साथ अटैच होगा, और NADP से NADPH2। यहां पे हम क्या रहे हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 जगह जनरेट किया जाता है, एक तो वाटर के स्प्लिटिंग से, यहां पे प्रोटॉन, दूसरा ऊपर से नीचे आया PQ वाले से, और तीसरा यहां जो था वो यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ, उसकी वजह से यहां पे क्या हुआ? H आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, pH कम हो गया। बाहर क्या होगा? H आयन कम हुआ तो pH बढ़ा, तो बाहर फायदा क्या है? रूबिस्को के लिए मैक्सिमम जो ऑप्टिमम pH है वो हुई। और फिर CF0 CF1 पता ही है, एटीपी सिंथेस मूव, इसके थ्रू जब मूव करेगा तो किस प्रोसेस के थ्रू? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते यहाँ पे क्या कराएंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एनर्जी बनाने की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्यों नहीं? क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये एटीपी सिंथेस के थ्रू होगा, जब ये घूमेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से एटीपी का जनरेशन होगा, एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हमने पहले ग्रेडियंट बनाया, ग्रेडियंट बनाने में एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी का सोर्स है लाइट एनर्जी। ग्रेडियंट बनाने में क्या होता है? एनर्जी लगती है, उस एनर्जी का सोर्स क्या है? लाइट एनर्जी। उस एनर्जी को हमने क्या किया? यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। हाँ, नो डाउट हम ग्लूकोज के फॉर्म में भी बात करेंगे, बट ये भी केमिकल एनर्जी ही है, बॉन्ड्स की फॉर्म में हमने स्टोर कर दिया। आगे इस केमिकल एनर्जी को दूसरी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन याद रखना क्या है? हाँ बच्चा, PQ सॉर्टेड। अगर बाहर से ले रहा है तो इनर मेम्ब्रेन पे कैसे पॉसिबल है? अगर बाहर से ले रहा है तो वो तो बाहर वाली साइड होगा। ठीक है, ये लोकेशंस अगर देखना चाहो तो फियोफाइटिन यहाँ होता है, PQ मूव करता है साइटोक्रोम B6F, PC FRS बीच में दे रखा है, मैंने एक बार बताया था, FNR ये इस साइड पे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो और क्या नाम है? डार्क रिएक्शन क्यों? क्योंकि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन लाइट, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बायोसिंथेटिक फेज क्योंकि यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, और CO2 फिक्सेशन क्योंकि CO2 से हम ग्लूकोज या शुगर बना रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है कि अगर लाइट देंगे तो बायोसिंथेटिक फेज होगी। बायोसिंथेटिक फेज मतलब
डार्क रिएक्शन, लाइट स्टॉप कर देंगे तो थोड़ी देर होगी, फिर बंद हो जाएगी। कब तक होगी? जब तक एटीपी और NADPH2 अवेलेबल है तब तक होगा, जब तक एनर्जी सोर्स अवेलेबल है तब तक होगा, जब एनर्जी खत्म हो गई तब ये रुक जाएगा। और लाइट प्रोवाइडेड अगेन तो वापस से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से थे? 3 प्रोडक्ट की बात की थी। O2 जो कि रिलीज हो गई, ATP और NADPH2 जो आगे यूटिलाइज होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या है CO2 फिक्सेशन के लिए? 4 चीज़ों की बात करते हैं। CO2 चाहिए जो कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, ATP चाहिए, NADPH2 चाहिए जो कि लाइट रिएक्शन से आ जाता है, और जो वाटर है वो सराउंडिंग से आ जाता है, एनवायरनमेंट से हम यूज़ कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले जो शुरू की डिस्कवरीज है उसमें ये मिल गया कि CO2 फिक्सेशन के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज 3 कार्बन की शुगर, या फिर 6 जो CO2 फिक्सेशन कर रहे हैं हम, उसमें जो बन रहा है पहला प्रोडक्ट दैट इज 3 कार्बन का हमें मिला। जो हमें मिला वो कौन सा मिला? 3 कार्बन का एक स्टेबल प्रोडक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो दैट इज 3PGA। तो हमने ये देखा कि एक कार्बन है, 3 कार्बन एक हमारे पास है, 3 कार्बन का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। फाइनल प्रोडक्ट नहीं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की हम बात करें तो ओवरऑल जो बीच में जो प्रोडक्ट होना चाहिए जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो कितने कार्बन का होना चाहिए? 2 कार्बन का चाहिए। 1 + 2 = 3। पर यहां पे ये काम नहीं किया। फिर हमें बाद में पता चला, किसने बताया? मेल्विन कैल्विन ने। फोटोसिंथेटिक एल्गी पे यूज किया था, रेडियोएक्टिव कार्बन को यूज किया था, और बाद में एक एक स्टेप को इन्होंने क्या करके क्या किया है? केल्विन साइकिल दिया है। 5 कार्बन का कौन सा मिला? दैट इज पेंटोज शुगर, कीटोज शुगर, दैट इज RUBP, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये डिस्कस हो। तो हमें क्या लगा था? एक कार्बन है हमारे पास CO2, प्रोडक्ट कितने कार्बन का मिल रहा है? यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का, तो बीच में कोई 2 कार्बन का सबस्ट्रेट होना चाहिए, पर वो सबस्ट्रेट 2 कार्बन का ना होके क्या हुआ? 5 कार्बन का है। तो हमें आप पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है जो कि टूट जाता है 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट्स में, ठीक है। पर वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल यही है। तो इसके बेसिस पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को क्या किया? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन से? C3 और अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है तो C3, अगर 4 कार्बन का है तो C4 प्लांट। 3 कार्बन वाला 3PGA, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। केल्विन साइकिल या C3 की बात करें, साइट प्रोकैरियोट्स में भी होता है, साइटोसोल में बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्योंकि सेल ऑर्गेनेल तो है नहीं, यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी मेनली स्ट्रोमा की बात करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। एक एंजाइम है दैट इज नोन एज रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर। सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है? रुबिस्को। एनिमल में कोलेजन। रुबिस्को इज राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कई बार इसको सिर्फ कार्बोक्सिलेज लिख देंगे जब वो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करता है, ऑक्सीजनेज भी लिख सकते हो, दोनों सही है। रुबिस्को एक बड़ी प्रोटीन है। एक तो ये याद रखना, पेसमेकर एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल है। लार्ज प्रोटीन है, 16 सब यूनिट से बनी है। 8 जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट जीनोम से आती है, 8 जो होती है वो न्यूक्लियर जीनोम से आती है। इसका मतलब पूरा काम खुद से नहीं कर रहा, आधा काम खुद से करता है, आधा न्यूक्लियस करके देता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है? RUBP, 5 कार्बन का है। 2 एक्टिविटीज शो कर सकता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। किस किस से रेगुलेट होता है? 4 चीजें हैं, CO2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन, pH और मैग्नीशियम। ये याद रखना, ठीक है। pH और मैग्नीशियम। pH ऑप्टिमम pH कितनी है इसकी? 8। इसीलिए वहां पे से क्या करते हैं? प्रोटॉन हटाते हैं तो कि pH बढ़ जाए। CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो C3 साइकिल, CO2 कंसंट्रेशन कम होगी तो फोटो रेस्पिरेशन या ऑल्सो नोन एज कौन सा साइकिल? C2 साइकिल। और CO2 और अगर बराबर है तो भी ये C3 साइकिल। तो इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ज्यादा है। प्रेफरेबली क्या करता है? ये कार्बोक्सिलेशन करता है। पर अगर नहीं दोगे कार्बन तो क्या होगा? फर्स्ट पाथवे की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। सबस्ट्रेट क्या है? RUBP। कितने कार्बन का है?
5 कार्बन का है, सिंगल से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं हम, 5 कार्बन का है ये, ठीक है। हमने क्या किया है, CO2 ऐड की है, हमने क्या किया है, CO2 ऐड की है। जब CO2 ऐड करेंगे टोटल कार्बन का नंबर कितना हो गया, 6। तो CO2 जब ज्यादा तो कौन सी एक्टिविटी करेगा, कार्बोक्सिलेशन। इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर द कैल्विन साइकिल। तो 6 कार्बन थे, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, वो टूट जाता है, रेबिनोज जो बनता है वो फटाफट से टूट जाता है। टूट के क्या करता है, 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाता है, 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाता है, 3 PGA बनता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ये पहला प्रोडक्ट बनता है, ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, या आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला प्रोडक्ट ही यही लिखा है, PYQs में कई जगह है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट या पहला स्टेबल प्रोडक्ट इसी को कंसीडर करके चलते। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट क्या होता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा। तो ऑलरेडी क्या है, 3 ग्लाइसरेट की स्ट्रक्चर तो आती है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, फॉस्फो है। अब हम क्या करें, फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट और अटैच कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच करेंगे, कितने मॉलिक्यूल है टोटल, 2। तो दो फॉस्फेट चाहिए, एक के लिए एक अटैच करने के लिए, तो 2 फॉस्फेट चाहिए, तो 2 ATP को हम क्या करेंगे, 2 ATP में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो दैट इज नॉन एज काइनेज। एंजाइम कौन सा चाहिए, काइनेज चाहिए। यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट हो गया। अब इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक ही बात है, ठीक है। इसमें जब कन्वर्ट करेंगे, इसको ग्लाइसरेट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पे रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन चाहिए, तो NADPH2 को NADP में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहां से क्या बना आपके पास, 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल दो या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, कितने मॉलिक्यूल बने, 2। इसमें से एक मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाल दिया, एक 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने बाहर निकाल दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एक 3 कार्बन की शुगर बनती है। पर ये प्रोसेस, एक कार्बन डाला, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया, तो ये बार बार करने के लिए आप, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना, एक मॉलिक्यूल बचा, इस एक मॉलिक्यूल को वापस से हमें क्या करना है, RUPP में कन्वर्ट करना है। 3 कार्बन की शुगर को 5 कार्बन की शुगर में कन्वर्ट करना है। इसलिए मतलब मिनिमम कितने करते पड़ते हैं, 3 करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। पर आपके लिए एक कार्बन, एक CO2 के लिए कितने, अच्छा इस रीजनरेशन में क्या होता है, हर बार एक RUPP बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ATP को एक ADP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ATP को एक ADP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेशन देखिए, एक CO2 फिक्सेशन के लिए, एक CO2 फिक्सेशन से 3 कार्बन की शुगर बनाई है हमने यहाँ पे, एक साइकिल है अगर मान के चले तो, ठीक है। अगर एक साइकिल के हिसाब से पूछा तो 3 कार्बन की शुगर बनाई है, ठीक है। 2 ATP तो रिडक्शन में, 2 NADPH2 रिडक्शन में, और एक ATP रीजनरेशन में। ओवरऑल अगर 1 कार्बन के लिए बात करें तो हमने बात कर रखी है कैलकुलेशंस, ओके कैलकुलेशन कहीं मिस हो गई है वो स्लाइड पर, मैं लिख देता हूं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 1 CO2, 2 NADPH2, इसीलिए मैंने इसको हर जगह H2 ऐसे लिखा था याद रखवाने के लिए, और 3 ATP ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज के लिए करेंगे तो 6 होंगे, तो 12 NADPH2 और 18 ATP। उसमें से भी अगर आपसे स्पेशली स्टेप वाइज पूछ ले, जब हमने क्लासरूम में कर रहे थे वो स्लाइड पता नहीं शायद से मिस हो गई, ये ऊपर नीचे कहीं, या तो आगे कहीं रह गई होगी, अगर आएगी तो देख लेंगे, नहीं तो वो मिस हो गई। उसमें मैंने आपको रिडक्शन स्टेप की और रीजनरेशन स्टेप की अलग अलग कैलकुलेशन भी बता रखी है। जैसे ग्लूकोज के हिसाब से एक देख लेते हैं, ग्लूकोज के लिए 6 CO2 चाहिए, ATP कितने, 18 ATP, 12 NADPH2। NADPH2 सिर्फ रिडक्शन स्टेप में आते हैं। इसमें से भी कैलकुलेशन अगर हम बात करें तो 12 तो रिडक्शन में और 6 रीजनरेशन में, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट की बात करेंगे तो कब होगा, ड्राई ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात कर रहे हैं जहां पे लाइट इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस केस में O2 की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा है। जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है। तो रूबिस्को की बात करेंगे। रूबिस्को अब क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन करना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन क्या है, O2 concentration is higher than CO2 concentration। जब O2 concentration is higher than CO2 concentration तो रूबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहिए, फोटो रेस्पिरेशन उसको करना चाहिए, पर वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, C4 पाथवे को फॉलो करेगा। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट में क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। दैट अरेंजमेंट इज नॉन एज क्रेंच एनाटॉमी। क्रेंच का मतलब पता है ना, वो मालावार जो मरने पे चढ़ाते हैं, बात की थी हमने, वैसा अरेंजमेंट जी हमने बात की थी कि C3 प्लांट्स में आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा मेसोफिल सेल्स का, जबकि C4 प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल की चारों तरफ इस तरह का एक अरेंजमेंट, थिक वॉल सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। दैट इज नॉन एज बंडल शीथ सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलेंगे, बंडल शीथ सेल्स। और इस तरह की एनाटॉमी दैट इज नॉन एज क्रेंच एनाटॉमी। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस की बात की थी C4 प्लांट में मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स के बीच में। एक चीज याद रखना कि लूजली पैक्ड होता है, यहां पे डेंसली पैक्ड है, मल्टीलेयर है। यहां सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो होता है, सेल्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। यहां देखोगे तो सेल्स के बीच में स्पेस है, जबकि यहां पे आपको सेल्स के बीच में कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रहा। तो लिटिल या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। वॉल्स जो है वो क्या है, थिन वॉल है। यहां पे वॉल्स कैसी है, थिक वॉल है। गैसेस एक्सचेंज यहां पे होता है, जबकि थिक वॉल होने की वजह से यहां पे कोई गैसेस एक्सचेंज परमिसेबल नहीं है। लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जबकि बंडल शीथ सेल में क्या होगा, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। ये हम क्वेश्चन में पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे रूबिस्को नहीं होता है, यहां पे रूबिस्को प्रेजेंट होगा। रूबिस्को नहीं तो केल्विन साइकिल भी यहां पे नहीं होगा, यहां पे केल्विन साइकिल देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेप्केज मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, बंडल शीथ सेल्स में नहीं होता। ये मान के चलते हैं, गार्ड सेल्स या फिर अब वैसे छोड़ दो, हम क्या मानेंगे कि नहीं होता है। और PS1 और PS2 की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों होते हैं। जो थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड इज नॉन एज ग्रेनल थाइलेकोइड। यहाँ पे जो थाइलेकोइड था उसको क्या बोला था, एग्रेनल। सिंगल सिंगल थाइलेकोइड्स मिलती है, यहाँ पे एग्रेनल थाइलेकोइड या सॉरी एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। और PS2 यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता PS2, क्योंकि सारा प्रोसेस ही ये है कि ऑक्सीजन आपकी बंडल शीथ सेल में नहीं जाए। अगर यहाँ पे आपने PS2 प्रेजेंट कर दिया तो ऑक्सीजन क्या होगा, बंडल शीथ सेल में चली जाएगी और सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। ओवरऑल देखिए, एक तो ये देखो इस तरह का अरेंजमेंट कि ये आपका मेसोफिल सेल्स है और ये आपका बंडल शीथ सेल्स है। ये वस्कुलर बंडल है जिसके चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स है, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है एग्रेनल होता है। प्रोसेस की बात करें, ये ऊपर वाली सेल कौन सी है, आपकी मेसोफिल सेल है। ठीक है, इसमें थिन वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होगी। ये क्या करेगा, CO2 का एक्सचेंज करेगा। CO2 को लेगा H2O के साथ कंबाइन होके SCO3 HIN, और इसके बाद प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। नोमेनक्लेचर प्रोडक्ट के बेसिस पे है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के बेसिस पे नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक CO2 एक्सेप्टर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के बेसिस पे नहीं है। पेप्केज की प्रेजेंस में इसको किस में कन्वर्ट करेगा, C4 एसिड, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, मेलेट और एस्पार्टेट में। ठीक है, मेलेट और एस्पार्ट में ट्रेवल करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल। वहां क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज होगी और C3 एसिड बनेगा, दैट इज नॉन एज पायरुविक एसिड। ठीक है, और ये CO2 किस में चला जाएगा, रूबिस्को के साथ काम करके केल्विन साइकिल में वापस से यूटिलाइज हो जाएगा। ये जो पायरुविक एसिड बना ये वापस से ट्रेवल करता है बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल। तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड की डायरेक्शन क्या है, मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल। पायरुविक एसिड की डायरेक्शन क्या है, बंडल शीथ सेल्स टू मेसोफिल सेल्स। ठीक है, यहां से ये फिर वापस से रीजनरेट होता है। पीईपी रीजनरेशन में क्या लगती है, एनर्जी लगती है, इसलिए इसको प्रोसेस को क्या बोला, एटीपी ड्रिवन CO2 इनरिचमेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी लगती है। एक एटीपी
EMP में कन्वर्ट होता है। तो कैलकुलेशन में हम उसको किसके बराबर लेंगे, 2 ATP के बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, NCERT के डायग्राम्स की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा एक दो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो एक जगह PYQ में शायद हम डिस्कस कर रहे थे, 2010 के आसपास का एक क्वेश्चन था, 10 या 11 में, वहाँ पे क्या था, फिक्सेशन और कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन था या डिकार्बोक्सिलेशन था, ऐसे एक उसमें, तो उसमें NCERT के हिसाब से ही दे रखा है। कार्बोक्सिलेशन तो वैसे तो देखो ये भी CO2 का फिक्सेशन है, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन ही बोल सकते हैं, पर उसमें फिक्सेशन लिखा है था, इस तरह के 2 ऑप्शंस थे। तो वो NCERT के एग्जैक्ट लैंग्वेज की बात कर रखी, 2011 के आसपास का एक क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कस कर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो मैंने एक प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और देखा है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा एडिशनली याद रख लेना कि मेसोफिल सेल और बंडल सेल की बात की है। जो देखो शुरू में CO2 आया, बाइकार्बोनेट SCO3 सॉरी, उसमें देखो हो क्या रहा है, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, PEP, फिक्सेशन होगा। अब देखो यहाँ पे फिक्सेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्ट टर्म तो दोनों यूज कर सकते हो ना, CO2 का अटैचमेंट इज कार्बोक्सिलेशन ही होगा, पर वहां पे ऑप्शन में दोनों दे रखे थे, तो वहां पे आंसर फिक्सेशन मान रखा था, 2011 का ही है शायद। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन होगा, पेप्केज एंजाइम होगा, उसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वे साइटोप्लाज्म में है, इसके आगे का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। इसके आगे का प्रोसेस क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। अब यहां से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसके अंदर जाता है, एक NADPH2 का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रेवल करते हैं, वापस से क्लोरोप्लास्ट में जाता है। ये मैलिक एसिड अगेन, जब मैलिक एसिड वापस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, पहले बात तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, NADPH2 यूटिलाइज होता है, यहाँ पे वापस से बन जाता है। तो एनर्जी में आपका एनर्जी कैलकुलेशन में NADPH2 का कोई एक यूज हुआ, एक बन गया, बात वही रही, नेट कैलकुलेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आया। पर ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक कन्वर्जन है वो कहाँ हुआ है, साइटोप्लाज्म में हुआ। एक ऑप्शन में मैंने कहीं लिखा हुआ देखा, बाकी ये देख लेना वैसे। और पायरुविक एसिड होगा, फिर वापस से पायरुविक एसिड आ जाएगा, रीजनरेशन वापस से, मतलब PEP वाला जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होती है, बस इतना सा याद रख लेना। PEP से OA जो फर्स्ट फिक्सेशन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सेकंड फिक्सेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अच्छा, ग्रेनुल ग्रेनुल का डिफरेंस देखो, ये देखो ग्रेनुल सिस्टम है, यहाँ देखो सिंगल सिंगल बता रखा है। सिंगल सिंगल बताओगे तो अप्रेस रीजन तो होगा ही नहीं, अप्रेस रीजन नहीं होगा तो PS2 एब्सेंट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। उसमें भी तो PYQ में ही तो है। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन OA, नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बेसिस पे, दैट इज 4 कार्बन का, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट या एस्पार्टेट। एनर्जी कैलकुलेशंस की बात करें तो C3 साइकिल में हमने बात की थी 1 2 3, 1 CO2 2 NADPH2 3 ATP, 1 CO2 2 NADPH2 3 ATP। C4 में 1 CO2 NADPH2 की बात नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मेलेट में कन्वर्ट हो रहा था, यूटिलाइज हो रहा है, पर जब वो जो मेलेट है वापस से पायरुविक में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे +1 -1 नेट 0। बट ATP 3 तो केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल तो सब जगह होगी, केल्विन साइकिल तो आपको पता है कि यहां पे भी हो रही है, इसमें तो 1 2 3 लगेगा ही, बस एडिशनली 2 ATP रीजनरेशन में और लगते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 ATP लिख दिया है, AMP में कन्वर्ट होता है। इन रियल वर्ड हम बात करें तो उसको AMP में कन्वर्ट करते हैं, पर नीट में वो AMP वाला कैलकुलेशन जनरली समझाते नहीं है, तो उसने कैलकुलेशन में नेट रिजल्ट वही आना है। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट किसके मानते हैं उसको, 2 ATP के, तो वो PEP रीजनरेशन में, इसलिए बोला कि ATP ड्रिवन CO2 इनरिचमेंट प्रोसेस है। फिर हमने बात की, नेक्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, या आल्सो नॉन एज
C2 साइकिल। कब होगा? जब अगेन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। किस में होगा? सिर्फ C3 में होगा। हाई लाइट इंटेंसिटी में, हाई टेम्परेचर में, और जब कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे? CO2 से। तो प्लांट अब क्या करेंगे? फोटो रेस्पिरेशन के लिए जाएंगे। सबस्ट्रेट अगेन वही RUBP है। फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोला? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 रिलीज हो रही है, इसलिए नाम क्या दे दिया? फोटो रेस्पिरेशन दे दिया है। सेलुलर रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल नाम क्या है? वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या बोला था कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या O2 जब ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होती है? प्लांट की कम हो जाती है। दैट इफेक्ट इज नोन एज वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, हमने बात की फोटो रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट क्या है? अगेन RUBP है। कितने कार्बन है? 5। CO2 तो है नहीं, तो छठा कार्बन नहीं आएगा, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन को तोड़ो 3+2, तो एक तो 3 कार्बन का PGA है और एक 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट है। ये क्या था? 3 PGA और ये क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 कार्बन के हिसाब से इसका नाम क्या दे दिया? ये तो किसमें चला जाएगा? केल्विन साइकिल में। उसको घुमा के लाते हैं कई बार और उसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? वो जो साइकिल है, इट इज नोन एज ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट साइकिल या फॉस्फोग्लाइकोलेट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या होगा? C2 साइकिल होगा। एक चीज और याद रखना, 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है। CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन है, आई गेस 12 में गई है, 12 के आसपास में, उसमें सीक्वेंस क्वेश्चन में पूछ रखा है, पर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पेरोक्सिसोम दे रखा है, पर और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। 3 ऑर्गेनेल यही दे रखे हैं। ठीक है, इन रियल वर्ड सीक्वेंस अगर पूछ लिया तो CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बट वहां पे क्या कर रखा है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दे रखा है। अब और कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, तो हमें इसी के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, पाथवे की बात करें तो कुछ क्या ही याद रखोगे तुम लोग? एक तो याद रख लेना, CO2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाके रिलीज करता है। ठीक है, 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लाइसिन से जब एक सेरीन बनाता है तो वो क्या करेगा? एक CO2 को रिलीज कर देगा। उसके बाद एक और पाथवे पढ़ा था, कैम पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन में काम आता है। सक्यूलेंट प्लांट्स जो होते हैं एरिड एरिया में, उनमें देखने को मिलता है, जैसे कैक्टस वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो दिन में अगर स्टोमेटा ओपन किया CO2 एक्सचेंज के लिए तो वाटर लॉस हो जाएगा, और वाटर वहां पे ज्यादा क्रूशियल है। तो ये क्या करते हैं? नाइट में स्टोमेटा को ओपन करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, PEP एक्सेप्ट करेगा मेलेट, और उसको मेलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, दिन में क्या करेंगे? ये प्रोसेस कब करते हैं? रात में। पर इसको आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ATP और NADPH अवेलेबल नहीं होते हैं डार्क में। जब लाइट अवेलेबल होगी, लाइट रिएक्शन होगी, तो ये मेलिक एसिड वापस से बाहर निकलेगा, मेलेट और पायरुवेट और CO2 में कन्वर्ट होगा। अभी स्टोमेटा बंद है पर CO2 अवेलेबल है। CO2 अवेलेबल है तो ये CO2 क्या करेगी? केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगी। ठीक है, इसकी एनर्जी कैलकुलेशन से कोई क्वेश्चन है नहीं, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स जो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स की अगर हम बात करें, एक तो इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, प्लांट फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर या प्लांट फैक्टर, जो कि उसकी जेनेटिक्स या फिर जो PGRs है उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या हो सकता है? लीव्स हो सकता है। लीव्स में क्या? जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा, साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा, जितनी यंग उतना ज्यादा, ओरिएंटेशन धूप। ठीक है, इसके अलावा मेसोफिल सेल्स में नंबर जितना ज्यादा, साइज, ओरिएंटेशन। क्लोरोप्लास्ट में नंबर, ओरिएंटेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, और एक फैक्टर है दैट इज इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। एक फैक्टर और कौन सा है? इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, जैसे C4 में हमने बढ़ाई है, उसके रेफरेंस में बात करा। उसके अलावा फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और वाटर की बात कर रहे हैं। एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। किसने दिया था? 1905 में ब्लैकमैन ने दिया था। इसने ये बोला था कि अगर एक प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर रेगुलेट कर रहे हैं तो वो फैक्टर जो सब ऑप्टिमम लेवल पे है दैट इज नॉन एज लिमिटिंग फैक्टर्स। इफेक्ट की बात करें, 4 फैक्टर्स देखने हैं, लाइट, वाटर, CO2 और टेम्परेचर। लाइट के लिए 3 चीजें, क्वालिटी, क्वालिटी में वेवलेंथ कौन सी? विजिबल।
विजिबल में भी मैक्सिमम ब्लू और रेड। ड्यूरेशन का डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं है। ओवरऑल यील्ड बढ़ सकती है पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतनी ही रहती है, जितनी देर दोगे उतना फोटोसिंथेसिस होगा। इंटेंसिटी में लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा, लाइट एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करती है, पर हाई लाइट इंटेंसिटी पे अदर फैक्टर। और जनरली लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है, क्योंकि जो सैचुरेशन है वो कितने परसेंट पे आ जाता है, 10% पे। इंसिडेंट लाइट के 10% पे सैचुरेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये ग्राफ देखा था हमने कि सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा लाइट होती है तो फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम जरूर हो सकती है। फिर हमने बात की थी CO2 कंसंट्रेशन। CO2 कंसंट्रेशन वाला याद रखना, CO2 कंसंट्रेशन में क्या बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में कितनी है, 0.03 से 0.04% के आसपास है। 0.05 तक जब बढ़ाओगे, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, पर ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट, दैट लिमिट इज 0.05%। उसके आगे क्या होगा, CO2 के टॉक्सिक इफेक्ट जो है, एसिडिक नेचर की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में क्या होगा, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम कर देगा। फिर सैचुरेशन पॉइंट की बात करें तो C3 प्लांट्स के लिए कितना होता है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, और C4 के लिए 360। C4 का सैचुरेशन कम है, तो अभी ये जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है वो C4 के लिए सैचुरेशन आ चुका है। तो अभी CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, C3 प्लांट्स का। दैट इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहाँ का देखने को मिलता है, टोमेटो और बेल पेपर में आपको देखने को मिलता है। ये ग्राफ देख लेना, यहाँ पे कितना है, ये C4 के लिए, C4 का कंसंट्रेशन जल्दी आ गया, उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑलरेडी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन लॉसेस नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। जबकि C3 में क्या होगा, वो अभी भी आप बढ़ाओगे CO2 कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, कब तक, 0.05 तक। सॉरी, हाँ, उसकी एफिनिटी ज्यादा है। बेसिकली पेप्केज की जो एफिनिटी है वो ज्यादा होती है। पेप्केज जो होता है उसकी एफिनिटी रूबिस्को के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो कम CO2 कंसंट्रेशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे ले जाके कंसंट्रेट कर देता है, क्योंकि इनिशियली तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, वो पेप्केज ही कर रहा है, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट ज़्यादा कर लेता है। ठीक है, रूबिस्को को ज़्यादा कंसंट्रेट, क्योंकि रूबिस्को के पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है। ठीक है, फिर हमने बात की वाटर एक बार ये करके खत्म करके फिर उसको कर लेते हैं। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में क्या बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ में। बेसिकली ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में ना इन्वॉल्व होके ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करके ओवरऑल ग्रोथ जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी ही करेगी। जैसे वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में जब पानी कम है तो स्टोमेटा बंद कर देंगे। स्टोमेटा बंद करेंगे क्यों, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम हो। जब से स्टोमेटा ही बंद है तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, कि जो लीफ है वो मुड़ जाएगी तो एक्सपोज एरिया कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। ये थोड़ा सा देख के जाना बच्चा, कई बार यहाँ हम फंस जाते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में हमें पता है लाइट और टेम्परेचर को हम रिलेट करके पढ़ते हैं थ्रू आउट द सिलेबस। तो हमने बोला कि जब टेम्परेचर, तो हम ये बोलते हैं कि लाइट रिएक्शन ज्यादा अफेक्ट होनी चाहिए, पर नहीं, लाइट रिएक्शन लेस अफेक्टेड होती है, क्योंकि 10% लाइट तो अवेलेबल होगी ही होगी ना, सैचुरेशन वहीं पे आ गया। जबकि डार्क रिएक्शन, इसमें क्या है, एंजाइम इन्वॉल्व है और टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्ट होती है। जैसे C3 प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 20 to 25, C4 प्लांट के लिए 30 to 40। ये बेल शेप का टॉप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बताइए, कुछ पूछे थे।